हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल आईएससी लर्न साइंस विद कंसेप्ट। आज हम लोग बात करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो क्लास 11th का है और इसका यूज आपको जितने भी एग्ज़ाम्स है जैसे नीट है, मेडिकल है, उसके बाद आपको टोटल जो एंटायर पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है जैसे जनरल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन भी बोलते हैं। साथ ही ये क्लास 11th का चैप्टर भी है और बेसिक केमिस्ट्री के बिना हम लोग आगे केमिस्ट्री में कुछ समझ नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इसमें बहुत सारा पार्ट्स होगा, है ना, जिसमें हम लोग पहले पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे और भी नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग इसके और भी जो पार्ट्स हैं, चूँकि एक पार्ट्स में संभव नहीं है तो पहले जो पार्ट में हम लोग तो इसको शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहले मैटर से। कहाँ शुरुआत करते हैं? मैटर से। तो मालूम होगा जो मैटर है वो क्या हो? मैटर को हम लोग पदार्थ बोलते हैं और जितने भी चीज़ है दुनिया में, चाहे वो गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, आसपास में इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं सब पदार्थ के कैटेगरी में है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एनीथिंग इज कॉल्ड मैटर या एवरीथिंग इज कॉल्ड मैटर। मतलब जितने भी चीज़ हैं, जो भी चीज़ देखते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, लिविंग थिंग्स हो, बॉटनिकल हो, जूलॉजिकल हो, जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या मैटर जिससे बना हुआ वो भी चीज़ किस में आता है? वो भी मैटर में आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं। तो यदि एक वर्ड में हमें बोलना पड़े या डिफ़ाइन करना पड़े मैटर को तो हम लोग उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मैटर इज़ एवरीथिंग या एनीथिंग। मतलब जितने भी चीज़ है वो क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। और इसको जो डिफाइन करेंगे, जो जनरल डिफिनेशन हम लोग बोलते हैं कि एनीथिंग, क्या बोलते हैं? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज। ऑक्युपाइज मतलब होता है घेरना। ऑक्युपाइज मतलब घेरना। ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। इज कॉल्ड मैटर। मतलब जितने भी चीज़ है ना, एनीथिंग लिख दिए, जो क्या करता? स्थान घेरता है ना। जैसे सपोज दैट हम ये डस्टर लेते हैं और यहाँ पर रखते हैं तो ये इतना स्थान घेर रहा है ना। इसको हम लोग इस तरह से यदि ड्रॉ करेंगे तो इतना स्थान को क्या कर रहा है? घेर रहा। तो इतना स्थान को क्या किया? घेर दिया। अब इसमें कुछ वजन भी होगा, इसका कुछ मास भी होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारे हाथ में ये क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। चूँकि इसने क्या किया? स्थान भी घेरा है ना। और इसको वॉल्यूमिक शेप में जाएंगे, आयतनिक शेप में जाएंगे, है ना। तो आयतन के आकार से भी हम लोग देख सकते हैं। और इसको हम लोग यदि वजन करेंगे तो मास होगा कि नहीं होगा इसमें? तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है? मैटर है। कोई भी चीज़, अब जैसे एयर है, एयर को हम लोग, वायु को हम लोग देख नहीं सकते हैं और एयर क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है, मिक्सचर है। बोल सकते, कोई बात नहीं, कभी कभी। तो एयर क्या है? मिक्सचर है। लेकिन एयर में भी क्या होता है? मास होता है। एयर भी स्पेस सकता है। तो हम लोग बैलून को लेकर के हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बैलून को जब उसमें एयर डालते हैं तो वो क्या होता है? बड़ा हो जाता है, आकार ले लेता है, फिर स्थान घेरने लगता है। और उसको यदि हम वजन करेंगे तो क्या करेंगे? बड़े तराजू पे वजन करेंगे? छोटे जो होता है, जैसे गोल्ड को कैसे मापते हैं? कांटा पे। तो उस तरह का जो हम लोग जो वज़न का जो यूनिट है उस पर जो हम लोग उसको वज़न करेंगे तो पता चलेगा कि जो बैलून पहले एयर नहीं था, अब जब एयर दिए तो उसका द्रव्यमान क्या हो गया है? बढ़ गया। इसका मतलब एयर में भी क्या है? द्रव्यमान है। एयर में भी क्या है? द्रव्यमान। तो ये डिफिनेशन है। कोई भी चीज़ है जिसमें क्या है? जो स्थान घेरता हो, स्पेस मतलब स्थान, और जिसमें मास हो, द्रव्यमान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। या यदि एक वर्ड में डिफिनेशन देना पड़े तो हम लोग बोल सकते हैं एनीथिंग या एवरीथिंग। एनीथिंग या एवरीथिंग। अब ये जो हम बीच में लिखे हैं इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों का मीनिंग या तो ये इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं या। कौन सा मीनिंग हम लोग लगाएंगे? या का मीनिंग लगाएंगे। कौन सा मीनिंग लगाएंगे? या का। और इसको हम लोग बोलते हैं ओब्लिक। क्या बोलते हैं? ओब्लिक। OBLIQU। इसका मतलब ये होता है कि या तो इसको हम लोग ले सकते हैं या इसको। तो एनीथिंग या एवरीथिंग इज कॉल्ड मैटर। इज कॉल्ड मैटर। अब हम किसी चीज़ का डेफिनेशन देते हैं, है ना, कोई चीज़ का जो हम लोग परिभाषा देते हैं
तो परिभाषा जैसे जैसे सॉलिड का परिभाषा दी है, लेकिन ये भी बोलते हैं कि सॉलिड किससे बना हुआ, सॉलिड किससे बना हुआ, दोनों तरह से बोलते हैं, है ना। या कोई व्यक्ति है, उसको हम लोग यदि परिभाषित करेंगे तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति किससे बना हुआ है ना, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। या व्यक्ति या वस्तु की ही बात करेंगे, यदि वस्तु का डिफिनेशन दिए तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वस्तु किस किस चीज़ से बना हुआ। तो इसके बारे में समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम बोल दिए कि कोई भी चीज़ है, जैसे इसके बारे में हम अभी समझाएं, तो हम लोग जैसे कि एक पदार्थ लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए पदार्थ ले, बात नहीं करना है अभी। जैसे हम लोग बोलेंगे कोई पदार्थ, सपोज दैट ये पदार्थ है, ये क्या है, मैटर है, क्या है, मैटर है, मैटर मतलब पदार्थ। तो ये जो बना हुआ वो क्या हमारा छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ, क्या बना हुआ, छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ, छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ। जैसे हम क्या करेंगे कि मिट्टी का सूखा ढेला ले लेंगे, है ना, और उसको क्या करेंगे, छोटा करते जाएंगे, तो पता चलेगा कि अंतिम में बहुत ही छोटा छोटा कण बच रहा है ना। तो जब वो बड़ा शेप में था और जब वो छोटा शेप में है, हर शेप में वो क्या है, पदार्थ, क्या है, पदार्थ। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है ना, किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। पार्टिकल को हम लोग कण बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कण। अब ये जो कण है ना, ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि हम इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यहाँ तक कि जो जनरल माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी, उससे भी हम लोग नहीं देख सकते। और इसको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं एसटीएम का, किसका यूज करते हैं, एसटीएम, है ना। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो पहले हम इसको बता सकते हैं कि जो मैटर है वो जो बना होता, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा ऊपर, अच्छा ऊपर दे, तो ऊपर हम लोग इसको साफ करते हैं। अब जैसे ये शेप हम अभी बनाए, है ना, इस शेप को हम लोग बनाए अभी, ये पदार्थ है, क्या है, पदार्थ है, क्या है, पदार्थ, ये क्या है, पदार्थ है, मैटर है। और ये छोटे छोटे पार्टिकल से, तो ये जो बना हुआ है जिस पार्टिकल से, वही ये पार्टिकल, वही क्या है, कण है, क्या है, कण है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल, क्या बोलते हैं, पार्टिकल। और आगे हम बताएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि ए मैटर, क्या लिख सकते हैं, ए मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। टीनी मतलब छोटा छोटा पार्टिकल, टीनी मतलब बहुत छोटा, है ना, टीनी पार्टिकल्स, है ना। मतलब ये जो पदार्थ बना हुआ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ, है ना, वैसा पार्टिकल से जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते। एंड दोज पार्टिकल्स, और वो जो पार्टिकल्स, एंड दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। और यही जो छोटे छोटे पार्टिकल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम या परमाणु बोलते हैं। एटम या, चूँकि बहुत सारे पार्टिकल्स इसीलिए एटम्स लगा दिए, प्लुरल हो गया। तो ये जिस छोटा छोटा पदार्थ से बना हुआ है ना, जैसे ये है डस्टर है, तो ये बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम, क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया कि ए मैटर इज मेड ऑफ, इसका मतलब बना हुआ, मेड ऑफ मतलब बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल से, टीनी पार्टिकल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से, और उस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। अब एटम क्या है, एटम भी पदार्थ है ना, क्योंकि एनीथिंग एवरीथिंग बोल दिया। अब फिर एक से अधिक एटम मिलेगा तो मॉलिक्यूल बनाएगा, मतलब परमाणु, अणु बनाएगा। फिर बहुत सारा एटम्स एक ही तरह का जब मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, एलिमेंट बनाएगा, तत्व बनाएगा, है ना। इस प्रकार से फिर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मिलेंगे, और बहुत सारे का मतलब ये है, हम एवोगाड्रो नंबर की बात कर रहे हैं, जो होता है 6.022 × 10⁻23। उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। और केमिकल, इसमें बहुत ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग, जिसको रासायनिक बंधन कहते हैं, उसमें भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो जो पदार्थ बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल से, है ना, उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। अब अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि ये जो पार्टिकल, इसको देखेंगे क्या, तो जनरल माइक्रोस्कोप से हम लोग देख नहीं सकते, आ रहा है, जनरल माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एसटीएम का। किसका यूज करते हैं, एसटीएम मतलब एस से होता है स्टेनिंग, एस से होता है स्टेनिंग, टी से होता है टनलिंग, टी से टनलिंग, ध्यान देना है। और एम से होता है माइक्रोस्कोप, एम से क्या होता है बाबू,
माइक्रोस्कोप। मतलब पूछा भी जाता है कि जो टीनी पार्टिकल्स है जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ, इसको बोलते हैं, ये जो है ये फुल फॉर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ, यहाँ नहीं आ रहा। तो ये जो माइक्रोस्कोप है ना, ये जो माइक्रोस्कोप, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल। यहाँ आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा, मतलब यहीं तक आ रहा है क्या, है ना? अच्छा, इसके बाद यहाँ तो ओमिट करते हैं, स्पेस की कमी है ना, क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है तो थोड़ा सा अब यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना। तो ये जो इसका फुल फॉर्म है स्टेनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, और ये क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है, स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रो। उसी से हम लोग उस पार्टिकल को देखेंगे, उस पार्टिकल का क्या नाम दिए? एटम या परमाणु। इंग्लिश में एटम और हिंदी में क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यदि बात कर रहे हैं कि बहुत छोटे, तो बहुत छोटा क्या होता है? तो किसी भी चीज़ में जब सबसे छोटे में जाएंगे तो पॉइंट ही मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉइंट ही मिलेगा। और ये पॉइंट जो है, पॉइंट देखने में कैसा लग रहा है? यदि बड़ा में हम लिखें तो बहुत, किसी भी चीज़ का जब बहुत छोटा में जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? बिंदु मिलेगा। क्या मिलेगा? बिंदु या पॉइंट मिलेगा। और हमें मालूम है कि जो इस प्रकार से हम लोग गोल शेप लिखते हैं, या तो वो वृत्त होता है सर्कल, या वो स्फीयर होता है गोला। तो वृत्त कब बोलेंगे? जब प्लेन होगा, जब 2 डायमेंशनल होगा, है ना, इसमें एक्स या वाई रहेगा। और जब गोला की बात करेंगे, गेंद, है ना, हम लोग खेलते हैं ना कोस्को बॉल से, तो गेंद कैसा होता है? 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। कैसा होता है? उसमें एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा और जेड एक्सिस भी होगा। तो जो गोल चित्र बनाएंगे तो दोनों बनाएंगे, वृत्त भी बनाएंगे, है ना। और लेकिन जो हमारा पॉइंट होगा, चूँकि वस्तु की बात कर रहे हैं, है ना, और किसी भी वस्तु को हम लेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें जेड एक्सिस भी होगा। तो हम लोग किस रूप में लेंगे? गोला के रूप में। किस रूप में? तो जो टीनी पार्टिकल्स हैं, टीनी पार्टिकल जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एटम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बाबू? एटम जो बोल रहे हैं टीनी पार्टिकल को, वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। क्या होगा? स्फेरिकल। मतलब स्फेरिकल मतलब गोला के आकार का। कैसा होगा? अब बोलो, कोई चीज़ गोला आकार होगा तो उसमें रेडियस भी होगा। क्या होगा? रेडियस होगा। अब जैसे ही रेडियस होगा, बात नहीं करना बाबू, तो आपको मालूम होगा, तो स्फेरिकल शेप, तो एटम का कैसा शेप है? स्फेरिकल। कैसा शेप है परमाणु का? एटम मतलब। अब इसका यदि हम वॉल्यूम निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? वॉल्यूम। बात नहीं करेंगे तो वॉल्यूम निकालना, तो हमें मालूम है कि जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और बहुत बार पूछा भी गया है कि जो इसका वॉल्यूम होता है। अब जैसे ही वॉल्यूम निकला, तो यदि स्फीयर का वॉल्यूम निकला और जो छोटा छोटा पार्टिकल है वो एटम ही है, तो एटम का वॉल्यूम निकल गया कि नहीं निकल गया? वैसे मत करो। एटम का वॉल्यूम निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया ना। तो यदि हम बोलेंगे स्फीयर का वॉल्यूम, तो यही वॉल्यूम किसका होगा? परमाणु का, या उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एटम। अब यदि हमको वॉल्यूम निकल गया और एटम का मास भी होता है, एटम का मास भी होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। फिर उसको हम लोग ग्राम में कर सकते हैं क्या? फिर उस प्रकार से प्रोटॉन का भी मास होता है ना, न्यूट्रॉन का भी मास होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो नहीं के बराबर होता है, इसीलिए नेग्लिजिबल करते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ के भी हम लोग मास नंबर बनाते हैं, है ना, मास नंबर बनाते हैं। तो कोई भी एटम को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं? एटॉमिक नंबर मास नंबर से। और इसमें आप लोग देखे होंगे कि जो मास नंबर लेते हैं तो प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास को ही क्या करते हैं, या प्रोटॉन नंबर और प्रोटॉन के जो नंबर है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ही ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऐड नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता। तो यदि एटम हो गया। अब यहाँ पर डेंसिटी निकालना, यहाँ तक आ रहा है। डेंसिटी जब निकालेंगे तो डेंसिटी बराबर क्या होगा? तो लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ एटम, डेंसिटी ऑफ एटम तो बराबर हो जाएगा मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम बाय वॉल्यूम
नहीं दिखाई पड़ रहा, अच्छा ऊपर लिखते हैं। अच्छा इसमें थोड़ा कैमरा को नीचे कर देते हैं, वैसे पता नहीं चल रहा, इसका तो यूज नहीं है। अब ठीक है इस तरह से। अब इसमें यदि हम वॉल्यूम निकाल लिए, वॉल्यूम क्या निकाले थे, अब आ रहा है वॉल्यूम ऑफ एन एटम क्या निकाले थे, क्योंकि जो सबसे छोटा जो पॉइंट सब किसी वस्तु का जो सबसे छोटा कण होगा वो तो पॉइंट में होगा, और पॉइंट कैसा दिखता है, गोलाकार। और गोलाकार जो होता है स्फीयर, उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 है। और ये पूछा भी गया, अभी बताएं। अब इसके अनुसार हम लोग क्या निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ एन एटम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ एन एटम, डेंसिटी ऑफ एन एटम। तो डेंसिटी ऑफ एन एटम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम बटा वॉल्यूम ऑफ एन एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम लिख देते हैं, है ना, जगह कम है। वॉल्यूम ऑफ, यहाँ तक आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ एटम। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं, है ना। वॉल्यूम दिया रहेगा तो डेंसिटी निकाल लेंगे, मास तो यहाँ पे ऊपर में है ना, तो डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम होता है। इस प्रकार से ये हो गया। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसमें। अब जैसे कि एटम है, क्या है, एटम है, क्या है बाबू, एटम है, और ये क्या है, रेडियस है। तो हमें मालूम है कि यदि किसी भी गोलाकार शेप में, है ना, या स्फेरिकल शेप में यदि त्रिज्या बड़ा होगा तो उसका साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा, साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। और यदि त्रिज्या यदि छोटा होगा तो उसका आकार भी क्या होगा, छोटा होगा। उस पदार्थ का आकार भी, एटम का आकार भी क्या होगा। तो यहाँ क्या होगा, यदि हम लोग त्रिज्या क्या है, त्रिज्या को यदि बढ़ाएंगे, ऊपर मतलब होता है इंक्रीज करना, इसका मतलब क्या होता है, बात नहीं करना है। और नीचे का मतलब होता है डिक्रीज, क्या होता है, डिक्रीज मतलब घटाना, क्या होता है, घटाना। ऊपर मतलब बढ़ाना, नीचे मतलब घटाना। तो यदि हम इसे त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो साइज भी क्या होगा, एटम का साइज ऑफ एन एटम, साइज ऑफ एन एटम वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना, साइज ऑफ एन एटम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम ऑफ एन एटम वो भी क्या करेगा, वॉल्यूम भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे त्रिज्या को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एटम का, ये क्या है, एटम है, क्या है, एटम। एटम के बारे में बता दिया है ना, एटम कि जो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। बात नहीं करना, यदि कोई दिक्कत है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यदि हम एटम के त्रिज्या को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे तो साइज भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और वॉल्यूम भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो त्रिज्या बड़ा करेंगे, वॉल्यूम बड़ा होगा, और फिर साइज भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से वैसे एटम का हम यदि डिफिनेशन देंगे तो एक बहुत ही अच्छा डिफिनेशन है एटम का, बहुत सारा डिफिनेशन है, ठीक है। एक एटम का जो डिफिनेशन है ना। अभी हम छोटे छोटे चीज़ों पे बात कर रहे हैं, चूँकि पार्ट 1 है ना। आगे जो हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें बहुत सारा चीज़ है, और बहुत ऐसा चीज़ मिलेगा जिसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। उन लिख सकते हैं कि एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर विच रिटर्न टू आइडेंटिटी। आराम से पढ़ना। और आपको मालूम होगा जो 9th का सिलेबस है वही 11th का सिलेबस है, और जो 10th का सिलेबस है वही 12th का सिलेबस है ना। तो हम लोग जो 9th क्लास में पढ़े हैं बस यही सब चीज़ को पढ़े हैं, उसी को हम लोग थोड़ा सा एनालिटिकल पढ़ रहे हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और धीरे धीरे पढ़ाने का मकसद ही यही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझें। तो एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर which return to identity during the chemical
केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो है ना, द स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी मैटर का। कोई भी मैटर ले लेंगे, चाहे तुम्हारे सर का बाल क्यों नहीं हो, उसका भी जो सबसे छोटा पार्ट होगा वही एटम होगा, है ना। या तुम टोपी पहना हुआ कैप, उसका भी जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो क्या होगा, एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और एटम भी मैटर है, क्योंकि एनीथिंग एवरीथिंग बोल दिया है। और वही एटम जो है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपनी पहचान को बनाए रखता है ना। अब इसमें बता देते हैं। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा हो गया, मैटर मतलब पदार्थ हो गया, रिटेन मतलब बरकरार रखना, है ना। आइडेंटिटी मतलब पहचान, ड्यूरिंग द मतलब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग मतलब दौरान, मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान अपने पहचान को क्या करता है, बनाए रखता है। अब एक एटम है, तो एटम में क्या होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। तो एटम तो सबसे छोटा पार्टिकल है ही, उसमें भी पार्टिकल है तीन प्रकार, जिसको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। इसके बारे में आगे बात करते हैं ना। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो और ये हो गया। और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, अब तुम पदार्थ तो एटम से ही मिलके बना है, छोटा छोटा कण को बार बार बोल रहे हैं पदार्थ, तो हम लोग भी बोल सकते हैं कि जो एटम जो है वो क्या है, एन एटम क्या है, इज कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, पार्ट्स ऑफ द मैटर। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होता है जिससे जिससे मिलके बना, जिससे जिससे मिलके बना। तो जिससे जिससे मिलके बना होता है ना, जिससे जिससे पार्ट्स के जगह हम लोग पार्टिकल्स दे सकते हैं, पार्ट्स के जगह पार्टिकल्स दे सकते हैं। तो जिससे जिससे मिल के बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। एन एटम इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। मतलब जिससे जिससे बन के मिल के बना है वो क्या है, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो बहुत सारा डेफिनेशन है, इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या यहाँ तक आ रहा है। इसको बाहर अब इसमें क्या है कि जो एटम है हमारा, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो वो मिल करके क्या करता है, बहुत सारे पदार्थ का फॉर्मेशन करता है। तो हम जो अभी बात कर रहे थे, है ना, मॉलिक्यूल्स के बारे में, एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में, मिक्सचर के बारे में, है ना, बहुत सारे जो है ये सब पदार्थ का ही कैटेगरी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पदार्थ को दो तरह से हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, एक फिजिकल, एक केमिकल। फिजिकल में हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। और केमिकल में हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में क्या सब आएगा, एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, मतलब अशुद्ध द्रव्य में, पदार्थ में मिक्सचर आएगा। क्या आएगा, मिक्सचर आता है। तो एटम क्या होता है ना, तो एटम क्या होता है कि स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम से क्या होता है, मिलता है, और मिल करके कुछ नया पदार्थ का फॉर्मेशन करता है। एटम भी एक पदार्थ ही है। अब एटम मिलेगा तो मॉलिक्यूल बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। तो एटम जब आपस में मिलता है, सपोज दैट एग्जांपल के लिए यदि हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से क्या होगा, मिलेगा, तो एक हाइड्रोजन एटम जब दूसरे हाइड्रोजन एटम से मिलेगा तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ क्या होगा, एट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 बनाएगा। क्या बनाएगा, H2। अब जो इसका स्टेबिलिटी होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी मतलब होता है अस्थायित्व, है ना, अस्थायित्व प्राप्त करने, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी। तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब मिलेगा तो उसके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, मतलब आकर्षण बल काम करता है। और उससे क्या होता है कि उस एटम का जो वो अब जो बना उसका स्टेबिलिटी क्या होगा। और इस दौरान क्या होता, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 फॉस्फोरस मिल गया तो क्या बना दिया, P4 बना दिया, है ना। एग्जांपल में S8 सल्फर मिल गया तो वो क्या बना दिया, S8 बना दिया। उसी प्रकार 12 बोरॉन मिल गया
तो B12 बना दिया, है ना। इस प्रकार से क्या होता है कि बहुत सारे एटम मिल करके क्या करते हैं, बड़े पदार्थ को, मैटर को क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और उस दौरान क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। तो इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए यदि 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन क्या हुआ, आपस में संयोग किया, तो दोनों में क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ और वो क्या किया, ऑक्सीजन बनाया। अब इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या होगा ये, और इस दौरान से क्या होगा, एनर्जी भी रिलीज होगी, एनर्जी मतलब ऊर्जा भी क्या होगी, रिलीज होगी। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसी को हम लोग बोलते हैं डेल एच। क्या बोलते हैं, डेल एच। क्या बोलते हैं, डेल एच। और डेल एच बराबर होता है HF माइनस HI, HF माइनस HI, मतलब H फाइनल मतलब HI। इसको हम लोग हीट एनर्जी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। हीट मतलब उष्मा होता है, HF माइनस HI। तो यदि ज़्यादा स्टेबिलिटी अटेन करेगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी अटेन करेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, ज़्यादा स्टेबिलिटी अटेन करेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। और इस दौरान क्या होता है कि HF का जो वैल्यू होता है वो HI से क्या होता है, कम होता। और यदि पहले का जो वैल्यू यदि कम है और बाद का वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा इसका मान, निगेटिव। और यदि डेल एच का मान निगेटिव आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एक्जोथर्मिक, द प्रोसेस ऑफ एक्जोथर्मिक। क्या बोलते हैं बाबू, द प्रोसेस ऑफ एक्जोथर्मिक। उसी को हम लोग बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्जोथर्मिक। इसी को हम लोग एक्जोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। 2 प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, डेल एच का जो वैल्यू आएगा वो प्लस आएगा, ठीक है। और एक्जोथर्मिक में डेल एच का वैल्यू माइनस आएगा। बेकार नहीं लग रहा है क्या, कल से ऐसा नहीं होगा, कल से डायरेक्ट ही पढ़ाया जाएगा क्या। तो और किसी को परेशानी हो तो जा भी सकते हैं ना। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, द प्रोसेस ऑफ एक्जोथर्मिक, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ कि ज़्यादा स्टेबिलिटी अटेन करेगा तो डेल एच एफ का जो वैल्यू होता है HI से कम होता, HI से कम होता। इसको ओमिट करते हैं, है ना, बाद में रिकॉर्ड हो जाएगा तो बाद में देख सकते हैं इसको। एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी पॉइंट्स नहीं छूटेगा। और आगे जो छूटेगा उसको केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग इसको करेंगे। एक एटम का डेफिनेशन हम लोग और दे सकते हैं इसमें आगे, एक एटम का कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन, बात नहीं कीजिएगा आप लोग, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे या मे नॉट, विच मे या मे नॉट, विच मे या मे नॉट एग्जिस्ट, विच मे या मे नॉट एग्जिस्ट independently and can take part in chemical reaction। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम बताने के लिए जा रहे हैं कि इसमें द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे या मे नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट कर भी सकता है, एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। जैसे सोडियम है, एक ही एटम में एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना, Na लिखते हैं, Na2 नहीं लिखते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को H नहीं लिखते हैं, H2 लिखते हैं। ऑक्सीजन को देखा होगा किताब में, है ना, ऑक्सीजन को O नहीं लिखते हैं, O2 लिखते हैं। सल्फर को S8 लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। P को P4 लिखते हैं। इस प्रकार से मतलब एटम जो है वो अकेले में भी एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, क्या यही है। तो हम सोचे एक डेफिनेशन और भी लिखा दें कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे या मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से। तुम लोग चले जाओ, पीछे हम बोल रहे तो चले जाओ। स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट
कर भी सकता है और नहीं, इसीलिए बोलता मे या मे नॉट एग्जिस्ट, दोबारा नहीं बोलना पड़े। एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल, ये सब भी बच्चा है कि देखो, और कैन टेक पार्ट इन केमिकल, और केमिकल रिएक्शन में पार्ट। और इससे पहले भी डेफिनेशन बता दिए, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर या एलिमेंट बोल सकते हैं, विच रिटर्न टू आइडेंटिटी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में अपनी पहचान को बनाए रखता है, केमिकल रिएक्शन में अपनी पहचान को बनाए रखता है। अब देखो ऐसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे NaCl ले लेते हैं, Na+Cl, तो NaCl मिलेगा तो क्या बनेगा Na+Cl, तो ये क्या होगा NaCl से मिलेगा, है ना। तो Na और Cl से मिलेगा तो दोनों में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा, और फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी क्या होगा बढ़ेगा। तो मतलब पहले जितना अस्थायित्व था, स्टेबिलिटी को हम लोग आम भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देखो कोई भी आदमी को, है ना, कम पैसा है ना, और धीरे धीरे वो क्या किया राइज किया, पैसा हो गया, तो धीरे धीरे हम लोग बोलते हैं स्टेबल हो गया, क्या हो गया स्टेबल हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसको थोड़ा सा समृद्धि आने लगा। केमिस्ट्री की भाषा में इसको बोलेंगे कि Na और Cl क्या हुआ, दोनों में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हुआ, NaCl बना। अब जो Na और Cl इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, और चूंकि इस दौरान में एनर्जी भी रिलीज हुई, तो एनर्जी रिलीज हुई इसको क्या बोलेंगे ΔH, क्या बोलेंगे इसको ΔH। और ये जो ΔH का वैल्यू होगा वो क्या होगा माइनस निगेटिव, बोले थे नहीं, हाँ निगेटिव, सॉरी निगेटिव, क्या वैल्यू होगा निगेटिव। और निगेटिव होगा क्यों, क्योंकि हीट रिलीज हुआ, हीट क्या हुआ हीट इज रिलीज्ड। और इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एक्जोथर्मिक, क्या बोलेंगे एक्जोथर्मिक प्रोसेस को, क्या बोलेंगे एक्जोथर्मिक प्रोसेस को, क्या बोलेंगे एक्जोथर्मिक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक, है ना। मतलब दो एटम तीन एटम मिलेगा आपस में, तो जो फॉर्मेशन होगा नया, है ना, उस दौरान क्या होगा हीट एनर्जी रिलीज होगी। और हीट एनर्जी रिलीज होगी तो क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी को मेंटेन करने, स्टेबिलिटी को मेंटेन, हीट एनर्जी रिलीज होगी तो मेन नेगेटिव, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्जोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं बाबू एक्जोथर्मिक प्रोसेस, एक्जोथर्मिक प्रोसेस, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट हम बता रहे हैं, अब नेक्स्ट जो है इसके बारे में ध्यान देना है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में करना। किसके बारे में बात करेंगे बाबू, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जैसे हम पहले मैंने बताया कि एटम तो खुद पार्टिकल्स है ही, एटम खुद पार्टिकल, उसके अंदर भी तीन पार्टिकल्स हैं, है ना। तो लिख सकते हैं कि एन एटम हैज, एन एटम हैज, एन एटम हैज। तो पार्टिकल के अंदर ही पार्टिकल होगा तो उसको क्या बोलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। कैसे, जैसे प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट, है ना, सीएम के नीचे डिप्टी सीएम बोलते हैं ना, पीएम के नीचे डिप्टी पीएम, उसी प्रकार पार्टिकल के नीचे अब उसको ही पार्टिकल बोलेंगे। तो क्या डिफरेंस रहेगा, कुछ डिफरेंस रहेगा जी नहीं। तो पार्टिकल के जो नीचे होगा उसको बोलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। तो लिखेंगे एन एटम हैज थ्री सब एटॉमिक, जहाँ गलती होगा बताना, है ना, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, पार्टिकल के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना। एन एटम है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना। आर एन एटम है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड सब एटॉमिक आर क्या होगा प्रोटॉन, क्या लेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा और क्या होगा न्यूट्रॉन। आ रहा है जी, प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन, 3 प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब जैसे ये एक एटम, एक क्या है एटम, तो एटम है, तो एटम के बीच में क्या होता है न्यूक्लियस होता है, क्या होता है न्यूक्लियस होता है, क्या होता है न्यूक्लियस। और चारों साइड जो होता है वो क्या होता है कक्षा होता है, जिसको हम लोग ऑर्बिट या सेल बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं कक्षा, क्या बोलते हैं कक्षा। तो यदि ये हम एटम का फिगर बनाए, किसका फिगर बनाए एटम का,
किसका फिगर बना है? एटम का। तो एटम में क्या होगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसमें जो प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा वो कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। इसीलिए जो ये बीच वाला पार्ट है ना, इन बिटवीन, ये जो हमारा है वो न्यूक्लियस है। क्या है बाबू? न्यूक्लियस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। बात नहीं कीजिए, है ना, नाभिक। तो दो कण तो यहीं हो गया बीच में, और जो इलेक्ट्रॉन बच गया वो कहाँ है? वो आपको कक्षा में है। तो ये जो देख रहे हैं ये और ये क्या है? इसको बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं? कक्षा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। क्या बोलेंगे? या सेल भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? सेल। और इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते रहता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। इलेक्ट्रॉन चारों साइड मूव करेगा, है ना। अभी लिख लेते हैं, बाद में बताएंगे कि कितना, किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसके बारे में सोचना। अब देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर काटता है? चारों साइड। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होगा, मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चूँकि चार्ज माइनस होता है तो माइनस इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कक्षा में जो उसका जो सूत्र है उसको बोलते हैं 2n²। क्या बोलते हैं? 2n²। मतलब किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसका जो फॉर्मूला है, सूत्र को याद रखना है। मतलब किसी भी कक्षा में, जैसे पहला कक्षा ये हुआ, ये तो नाभिक है, पहला कक्षा, तो पहला कक्षा को हम लोग के बोलते हैं, दूसरा को एल बोलते हैं, तीसरा को KLM बोलते हैं, फिर n डॉट डॉट ऐसे। तो किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन बताता है? n। और n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। 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 कैसे है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ सेल बोलेंगे। तो यहाँ जो n है वो क्या है? नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स या ऑर्बिट्स, या ऑर्बिट्स। अब इसे कि प्रथम कक्षा लेंगे। क्या लेंगे? प्रथम कक्षा कौन है? ये। तो जो प्रथम कक्षा है, फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। पहला सेल को क्या बोलते हैं? के। तो पहला सेल के है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। पहला मतलब a। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। कौन फार्मूला लगाएंगे? 2n²। बोलो 2n, n का वैल्यू 1, तो बराबर हो जाएगा 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो बड़ा 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा? 2। तो के सेल में के बोलो या पहला बोलो या फर्स्ट बोलो, उस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। तो जितना भी एटम है, किसी में 1 सेल होगा, किसी में 2 सेल होगा। नाभिक तो सबके पास 1 होगा ही, लेकिन जो कक्षा की संख्या है, किसी में 1 भी हो सकता है, किसी में 2 भी हो सकता है, किसी में 3 भी हो सकता है, किसी में 4 भी हो सकता है, किसी में 4 भी हो सकता है। अब इसे दूसरा निकालते हैं। जैसे यदि हम ले लेंगे L सेल में, के बाद क्या है? L सेल, सेल को ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो L सेल है तो क्या होगा? दूसरा सेल। कौन सेल हुआ? सेकेंड सेल। कौन हुआ बाबू? सेकेंड सेल। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। और फार्मूला क्या लगाएंगे? अधिकतम संख्या का। अधिकतम मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या दूसरा सेल में। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? 2n²। 2n²। तो बोलो 2 गुना n का स्क्वायर। तो बोलो n का वैल्यू क्या रखेंगे? यहाँ ध्यान दो, n का वैल्यू, तो 2 का क्या हो जाएगा बाबू? स्क्वायर। आसान है कि नहीं है? तो बराबर हो जाएगा 2 दुना, तो दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 हो गया। इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि एटम के किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हम लोग निकाल सकते हैं। एटम के किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं आगे। अच्छा, यहाँ तक आ रहा है क्या? यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ। अच्छा, यहीं तक लिखना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे
ये तो बता दिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है। अब देखो एक यदि एटम हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, फिर से एटम ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखो बाबू, एटम क्या है ये, अब बीच में क्या है हमारा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों साइड कक्षा क्या है, ये सेल है, के सेल, ये क्या है, एल सेल, और ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस, नाभिक है। अब देखो इसमें, इस पर जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होता है, जीरो। टोटल चार्ज क्या होगा, जीरो। मतलब जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज वो क्या होगा, जीरो। नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। क्यों होगा, तो नेट चार्ज जीरो इसलिए होगा क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एटम होता है वो बराबर होता है। तो लिखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक एटम में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बराबर होता है। प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन हैज निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज, और दोनों की संख्या क्या है, बराबर। तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, जीरो। तो नेट चार्ज जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। नेट चार्ज जो होगा बाबू क्या होगा, जीरो होगा। इसको मिटा दें, नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। नेट चार्ज जीरो हो, क्यों, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, संख्या बराबर है, और दोनों का चार्ज अलग है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, बराबर। ऐसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग सोडियम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, सोडियम। तो सोडियम एटम में जो है ना, इसका जो नेट चार्ज है ना, तो नेट चार्ज क्या है, जीरो। नेट चार्ज क्या है, अब देखो कोई चार्ज है, प्लस माइनस है ऊपर में, क्यों, क्योंकि सोडियम एटम में, सोडियम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बात नहीं करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, मालूम होगा 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो माइनस है तो माइनस लिख देते हैं साहब, वो भी क्या है, 11। तो क्या होगा, प्लस और माइनस क्या होगा, कट के जीरो हो जाएगा। और इसीलिए जो नेट चार्ज है वो क्या है, नेट चार्ज क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस, और दोनों की संख्या बराबर है, तो कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रंग बिरंग हो गया इस तरह से। अब देखो, अब न्यूक्लियस जो है ना, द न्यूक्लियस कहाँ होता है, नाभिक कहाँ होता है, बीच में। नाभिक कहाँ होता है, बीच में। द न्यूक्लियस है ना, नाभिक कहाँ होता है, न्यूक्लियस, नाभिक कहाँ होता है, बीच में। कहाँ होता है नाभिक, बीच में। तो बीच में होता है, उसको सेंटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेंटर। क्या लिखेंगे, सेंटर, है ना। द न्यूक्लियस सेंटर, है ना, हैज कंटेंस, है ना। या ऐसे लिखेंगे, द न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द एटम, कंटेंस, है ना। यहाँ देखो ध्यान से, कंटेंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। मतलब जो सेंटर है वो न्यूक्लियस है, वो क्या कंटेंस करता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, है ना। एंड द आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट मतलब बाहरी, है ना, बाहरी, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम कंटेंस, है ना, कंटेंस है ना, कंटेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कंटेंस करता है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या कंटेंस करता है,
इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन सेल बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन सेल, इलेक्ट्रॉन सेल। तो जो न्यूक्लियस है ना, जो न्यूक्लियस है सेंटर ऑफ द एटम, वो क्या करता है, क्या रखता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। और जो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन सेल है। क्या है, इलेक्ट्रॉन सेल। और ये जो इलेक्ट्रॉन सेल है इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द जो एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन सेल है, कक्षा है, और उसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब जैसे फिर से हम एक फिगर बनाते हैं, जैसे नाभिक अभी बता दी, इसमें कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है इसी को हम लोग बोलते हैं दोनों मिला के न्यूक्लियन। जैसे एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन बोलते हैं, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन बोलते हैं, है ना। ऐसे मान के चलो एक बच्चा बैठता है तो बोलते हैं, है ना, किसी क्लास का कोई बच्चा है, और फिर उसको क्लास 9 भी बोलते हैं। क्यों, बहुत सारे बच्चे तो क्या बोलते हैं, क्लास 9, क्लास 7, है ना। तो जो ग्रुप होता है ना, जैसे पार्टिकुलर बोलेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दोनों के एक साथ क्या बोलेंगे, न्यूक्लियन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियन, है ना। तो नाभिक को नहीं बोलेंगे, नाभिक जो है न्यूक्लियस, उसमें रहता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या बोलेंगे, एक साथ न्यूक्लियन, है ना। ये जो देख रहे हैं, ये जो जगह है ये नाभिक है, न्यूक्लियस। उसमें कौन रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम एक साथ बोलेंगे न्यूक्लियन, जब बोल देंगे न्यूक्लियन तो समझ लेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों बोल दिए। दोनों मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियन बोलते हैं।